आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है 100 रोजा प्रोग्राम मगर 1.5 साल तक लाइल्म, क्या अवाम दलील तस्लीम करेंगे? महंगे अंडों की जमादार ऑपोजिशन, हुकूमत क्या कर रही है? कराची की दोबारा मर्दमशुमारी, क्या MQM का मुतालबा पूरा होगा? और फिर पाकिस्तान की माशी मुश्किलात, अपनों ने नजरें क्यों फेर ली? और फिर बात करेंगे कि क्या बरतानिया नया वुहान बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार में आए 2.5 बरस बीत चुके हैं। माजी के दावों, नारों और ऐलानात के बरक्स वजीर आजम इमरान खान 2.5 बरस बाद अपनी हुकूमत की नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। वजीर आजम के मुताबिक हुकूमत में आए तो हमें 3 माह समझने में लग गए, लेकिन उनकी हुकूमत आज भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है। माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाने वाले मीर रियासत के मुताबिक जब हुकूमत में नहीं थे तो कुछ और नजर आता था, लेकिन अब हुकूमत में आए तो सब कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने एतराफ किया कि हाल तक मईशत की समझ ही नहीं आई। साथ ही बोले कि उन्हें बगैर तैयारी की हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। यानी आज 2.5 साल गुजरने के बाद मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इमरान खान अपनी नाकामी का बरमला एतराफ कर रहा है। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। वज़ीर आज़म इस बात का बरबला एतराफ कर रहे हैं कि जब वो हुकूमत में आए तो उनकी तैयारी नहीं थी। गुर्बत, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई का तूफान, एक स्कैंडल के बाद दूसरा स्कैंडल, कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ और इस बोझ तले दबी हुई मुल्की मईशत। गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान पाकिस्तानी कौम आदाद शुमार के चुंगल में उलझती चली गई, लेकिन जब भी इस बोझ को सुलझाने के लिए हुकूमत ने हाथ आगे बढ़ाए तो मसाइल में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ। ऑपोजिशन जमातें, मीडिया, यहां तक कि आम पाकिस्तानी भी हुकूमत को बार बार खराबियों की निशानदही कराते रहे, लेकिन हुकूमत ने इस जानिब ध्यान नहीं दिया। इंतजामी नाकामियों पर सवाल उठे, इन खराबियों से लाइल्मी की बाज़गश सुनाई दी, लेकिन हुकूमत सुनी अनसुनी करती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से कबल 100 रोज़ा प्लान पेश किया। अवाम को बताया गया कि शिकस्त और रेख्त की शिकार मईशत कामयाबी की जानिब गामजन होगी, नया पाकिस्तान बनेगा, एहतसाब होगा, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। और आज 2.5 सालों के बाद वजीर आजम पाकिस्तान हुकूमत की नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। आज उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें तो ना टीम बनाने का मौका मिला और ना ही मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। हालांकि वजीर आजम बहसियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शोबों के हवाले से अपनी टीमों के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। असद उमर को उन्होंने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए वाहिद हल करार दिया था, जबकि शाह महमूद कुरैशी उनकी नजर में एक बेहतरीन वजीर खारजा साबित हो सकते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ असद उमर अपनी कारकर्दगी से वजीर आजम को मुतमईन नहीं कर सके, जबकि वजीर खारजा की कारकर्दगी भी अज़र मिन अश-शम्स है। इसी तरह रेलवे की वजारत के हवाले से शेख रशीद अहमद वजारत इत्तलात के लिए फवाद चौधरी के नाम वाजे थे। यही नहीं बल्कि वजीर आजम दावा करते रहे हैं कि हमारे पास 200 माहिरीन की टीम मौजूद है। माजी में इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या क्या वादे और दावे करते रहे, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। 200 पाकिस्तानियों को जो हमने बड़े बड़े ओहदों पे बिठाना है, उनकी लिस्टें हम बना रहे हैं इस वक्त। PI को कौन संभालेगा, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं। वफदा को कौन संभालेगा, रेलवेज को कौन संभालेगा। किसी वजीर को नहीं बिठाएंगे ऊपर, किसी सियासी आदमी को नहीं बिठाएंगे। बेहतरीन पाकिस्तान जिधर भी दुनिया से हमें सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल मिलेगा, उसको लेके आएंगे, उसको दावत देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की नाकामी का एतराफ आज वज़रा की कारकर्दगी से मुताल्लिका एक तकरीब से खिताब करते हुए किया है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को कहा है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी उन्हें इदराक हो चुका है कि अब हुकूमत के पास मजीद वक्त नहीं है, परफॉर्म करना होगा, डिलीवर करना होगा, गवर्नेंस इशूज पर काबू पाना होगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की गलतियां सुधारने के लिए वज़रा की फौज जफर मौज भर्ती की। हालांकि वज़ीर आज़म माजी में तो सिर्फ 17 वज़रा से मुल्क की मईशत चलाने के दावेदार थे। आज उनकी काबीना फैलकर हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। माजी में अपनी कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। पक्की बात है ये हमने और अब बताया कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रखेंगे। अच्छा। यानी ये भी नहीं, ये ऐसे ऊपर से नहीं है, मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट किया है। हमारी कैबिनेट में अभी भी दूसरी भी बात, इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्ट्रीज होंगे। फैसला किया कि 17 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए
अवाम का पैसा जाया होता है, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर सियासी रिश्वत दी जाती है। अब ये पहली दफा नहीं हुआ कि 100 रोजा प्लान देने वाली तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपनी नाकामी का एतराफ किया हो, बल्कि इससे कबल भी वजीर आजम को डॉलर ऊपर जाने का इल्म टीवी से होता था, जबकि वो मुताद्दिद मौके पर बेहतर टीम ना होने का शकवा भी करते रहे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी इफिशिएंट है। इसका मतलब हम और काम भी कर सकते हैं। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। हुकूमत हमेशा से अपनी नाकामियों का मलबा ऑपोजिशन पर डालती रही है। गंदुम बहरान का मलबा ऑपोजिशन पर डाला, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट में अपने ही लोगों की निशानदेही हुई। चीनी बहरान में भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों पर उंगलियां उठाई गई। बद इंतजामी, बर वक्त फैसले ना होने और तरजीहात के फुकदान की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर आयद की जाती रही। आज इस वक्त जब मुल्क में अंडे 200 रुपए दर्जन से भी तजावुज कर चुके हैं, हुकूमत ने अंडा बहरान की जिम्मेदारी भी पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन शहबाज शरीफ पर आयद कर दी है, जो इस वक्त नैब की कस्टडी में है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी, इस मुताल्लिक क्या कहती हैं वो आपके सामने रखता है। पोल्ट्री फीड हो, वो पोल्ट्री का गोश्त हो, वो पोल्ट्री के साथ जुड़े अंडे हो, ब्रायलर मुर्गियाँ जिनको मार्केट में लाने से पहले वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है और वो तयन करते थे कि आज मार्केट में रेट क्या होना चाहिए। तो जो रेगुलेट करते थे इस कारोबार को, और वो एक ही खानदान है, और मैं नहीं समझती कि अभी वो अपने उस अमल से बाज आए हैं। दुनिया भर में ऑपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ साजिशों का सामना रहता है, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुल्क में आने वाले हर बहरान की जिम्मेदारी ऑपोजिशन के कांधों पर डाल दी जाती है। क्या हुकूमत ऑपोजिशन की आड़ में अपनी नाकामियां छुपा रही है? क्या ऑपोजिशन जमातें हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? ऑपोजिशन का इल्जाम है कि माफियाज हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन हुकूमत की नजर में ऑपोजिशन माफियाज की सरपरस्ती कर रही है। इल्जामात की सियासत में अवामी मसाइल नजरअंदाज क्यों हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ हुकूमत 2.5 सालों बाद भी सीखने के मराहिल में क्यों है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों के साथी मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब आपके वक्त के लिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों के साथी हैं, और खासतौर पर जब 30 अक्टूबर के कामयाब जलसे की बात होती है, उस जलसे की जो आपकी धुआंधार तकरीर थी उसका यानी शायद मैं खुद हूँ। आज इमरान खान साहब ने वफाकी वज़रा से खिताब करते हुए जो कुछ कहा और 2.5 साल में अपनी नाअहली और नाकामी का एतराफ़ भी किया, क्या आपको लगता है कि जब आप अवाम में जाएंगे और जाकर ये बताएंगे कि 2.5 साल इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, तो अवाम इस दलील को मान लेंगे? देखें, इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो उनके दिल में आए, जो वो तजर्बा करके देखें, जो हकायक उनके सामने आए वो बरमला उसको बयान कर देते हैं और हकीकत को छुपाते नहीं हैं। जब हम हुकूमत में नहीं थे तो हमें जो खराबियां नजर आ रही थी, जब हुकूमत में आ गए तो खराबियां उससे कहीं ज्यादा थी और मसाइल उससे कहीं ज्यादा गंभीर थे। मैं ये समझता हूँ कि वो इस बार का अगर एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें 1.5 साल लगा इन सारी चीज़ों को समझते हुए, और जो बाहर बैठे हम समझ रहे थे मसाइल कहीं उससे ज्यादा गंभीर थे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मियां साहब, लोग तो मसाइल का हल लेना चाहते हैं ना। मैं इसकी एक एग्जांपल रखता हूं। आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने कहा कि अंडे अगर 200 रुपए फी दर्जन है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ साहब पे है। हमजा साहब अब नैब की कस्टडी में है, ये समझा जाए कि हमजा साहब नैब की हिरासत में अंडों की कीमतें जो है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं? देखिए, ये तो फिरदौस आसिफ अवान साहब आपको बता सकती हैं, मैं तो जनरल आपको बात कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर कि इस वक्त जो है वो दामन इस तरह छुड़ाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। देखिए, जो चीजें मुख्तलिफ जगहों पर जिसकी वजह से अपोजिशन के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेड के अंदर भी हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, और उन्होंने माजी के अंदर अपना अपना रोल अदा किया है कि हुकूमत को किसी तरह से परेशान किया जाए। माफियाज के अंदर भी बैठे हुए हैं और उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी किया और आइंदा भी कर रहे हैं। मियां साहब देखिए, 1 साल रह गया कमोबेश, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जाना है। जो तकरीर आज खान साहब ने की है वज़रा से, आपको लगता है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब आप कहेंगे तो वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? क्योंकि वो तो मसाइल का हल चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आपको इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाया था। मियां साहब, अभी भाई 2.5 साल पड़े हैं, अभी जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो आप भी देखेंगे, कौम भी देखेगी, कौम मुतमईन भी होगी। मेरा ख्याल है मैक्रो लेवल के ऊपर बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं और आइंदा मैक्रो लेवल के ऊपर भी बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार करें अभी और
अभी 2.5 साल हमारे साथ पड़े हैं। अगर हमने परफॉर्म ना किया और कौम को मायूस किया तो कौम हमें मुस्तरद कर देगी। इसमें क्या घबराने वाली क्या बात है? सब कौम सिर्फ ये जानना चाहती है कि आप थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा घबरा लें। नहीं, जरूर घबराएं आप घबराएं, हमें कोई घबराहट नहीं है। नहीं भैया साहब, जब आप ये कहते हैं कि हमें घबराहट नहीं है, कौम घबरा रही है, यकीनन आटे दाल का जो भाव है वो आपको मालूम होगा कि इस वक्त एक कॉमनर जितनी मुश्किल के अंदर है। और खान साहब के वो बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं जब उन्होंने कहा था कि वो अपनी काबीना को 17 वज़रा पर मुश्तमिल रखेंगे, 17 से ज्यादा का नंबर नहीं होगा। आज काबीना हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है और पैराशूटर्स मौजूद हैं। आटे दाल का भाव है ना, इसका बहुत ज्यादा शोर गौगा आप करते हैं। कहीं आटा दाल कहीं नहीं भागा हुआ, आटा उसी रेट पे पूरे पंजाब के अंदर अवेलेबल है। आज सब्जियां जो आलू 40-30 रुपए किलो है, गोभी 30 रुपए किलो है, सब्जियां भी सारी सस्ती हैं, फल सारे सस्ते हैं, केला 60 रुपए दर्जन है, आप सेब 100 रुपए किलो, बेहतरीन काला किलो सेब आपको मिल रहा है। ये महंगाई 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 का डंडोरा जो है ना, ये आप इस तरह से पीटते हैं कि जैसे इसके अलावा कोई मसला नहीं। मियां साहब, इसके अलावा भी मसले हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां साहब, हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा भी मसले हैं। आपसे ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि खान साहब के राइट लेफ्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको याद होगा शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें किसका नाम आया? आटा बहरान की रिपोर्ट आई, उसमें किसका नाम सामने आया? तेल बहरान की रिपोर्ट सामने आई तो कौन आया? आज गैस की एकदम दस्तयाबी है और ये कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो लोग खान साहब के राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं जिनके अपने आईपी जो पावर प्लांट चलाते हैं। तो फिर क्या अवाम ये पूछने पे हक बजानिब नहीं है कि मियां महमूद रशीद जैसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों के साथी थे, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके पैराशूटर्स को शामिल किया गया है जो आवाम को जवाब दे भी नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तनाजुर, इस तनाजुर में जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मुझे जो टास्क उन्होंने दिया मैं उस पर लगा हूँ, उनकी पुरानी टीम भी सारी उनके साथ लगी हुई है। अब जो बंदा जहाँ फिट है, ये कैप्टन की मर्जी है कि किस बंदे को कहाँ प्लेस करते उससे डिलीवरी मांगते हैं। आप उनसे इख्तराफ कर सकते हैं उनके फैसलों से कि आपका जमहूरी हक है, लेकिन उनको आप हक तो देना। उन्होंने जो फैसले किए हैं भले वो गलत होंगे, लेकिन उन्हें वक्त तो देना। आप 5 साल के बाद ये तजिया करें और कहें कि जनाब आपने बिल्कुल जो किया वो गलत था और ये उसका नतीजा है। हम ये समझते हैं कि हमने 2-2.5 साल में जो प्लानिंग की सतह पर बहुत काम किया, बहुत बेहतरी हुई है। पंजाब के अंदर मैं बेट कर सकता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल जो है नवाज शरीफ दौर के, शहबाज शरीफ के दौर के 2.5 साल निकाल लें और उसमें गुलजार और पीटीआई के 2.5 साल निकाल लें। मियां महमूद रशीद साहब, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्योंकि तवक्कुआत ज्यादा हैं, हम टाइमलाइन की बात करते हैं, कुछ सवाल अर्ली पूछ लेते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि 100 रोजा प्लान, आप ही ने कहा था कि 100 रोज के अंदर मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक के ऊपर होगी। 6 थीम्स बेस्ड 6 महीने का प्लान, ये मुख्तलिफ दिनों पर मुश्तमिल प्लान्स खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश करते रहे। इसलिए आपसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइमलाइन देने की आदत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली थी। तो बड़ी अच्छी बात है ना, टाइमलाइन 100 दिनों में। हमने ये नहीं कहा था कि 100 दिनों में हम सारा कुछ बदल देंगे। हमने तो अपने प्लान बनाने के बारे में 100 डेज प्रोग्राम दिए थे कि 100 डेज के अंदर हम अपने प्लान जो है वो फाइनलाइज करेंगे कि आइंदा हमने किस किस तरह से चलना है। और हमारे तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर ये काम हुआ। हमने 100 डेज प्लान दिए और उन प्लान के मुताबिक बड़ी तेजी के साथ हम उसके ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं। 2.5 साल में तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा था। जी खान साहब ने तो खुद कहा, मियां महमूद रशीद साहब, के 2.5 साल में हमें पता ही नहीं चला, हमें किसी ने ब्रीफ ही नहीं किया कि हो क्या रहा था, मसाइल थे क्या, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि आपको पता नहीं चला, हम तो यहाँ बैठे हैं आपको पता चलाने के लिए। इमरान खान साहब ने ये कहा है सर, खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इमरान खान साहब ने आज खुद अपनी तकरीर में कहा कि हमें पता नहीं चला कि 2.5 साल में हुआ क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करते हैं तो खान साहब से आप पूछे ना, उन्होंने ये कहा। मैं तो आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप हमारे 2.5 साल का मियां शहबाज शरीफ के 2.5 साल के साथ आप मुआवजा कर लें। मैं आपको दे देता हूँ फिगर्स के साथ कि ऑन ग्राउंड हमने ये किया और उन्होंने ये किया था। कंपैरिजन आप कर लें और आप फैसला कर दें कि क्या कौन बेहतर था। मियां महमूद रशीद साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखें देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। क्या आप समझते हैं कि 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कामयाब रही है या भी कहीं बेहतरी की गुंजाइश है? कुछ कोई रिकमेंडेशंस है आपकी खान साहब के लिए? सर देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि 100% हम कामयाब हो गए। हमने चैलेंजेस को कबूल किया है और इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई इनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है। टीम के अंदर भी बेहतरी की गुंजाइश होती है और जो तजर्बात हमने पिछले 1.5-2 साल में सीखे हैं, बहुत सी सारी चीजें सीखी हैं,
उनको सामने रखते हुए हम गलतियों से बचते हुए आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे आइंदा 2 साल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि कराची वालों का मुकदमा कौन लड़ेगा। शहर कायद के बासियों का मुकदमा पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वफाकी काबीना ने छठी कौमी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का मामला पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेश किया जाएगा। दौरान इजलास इत्तेहादी जमात MQM ने 2017 की मरदमशुमारी के नताइज यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने इस हवाले से इख्तलाफी नोट लिखा और नई मरदमशुमारी फौरी तौर पर कराने का मुतालबा किया। काबीना ने इत्तेहादी जमात के इख्तलाफी नोट को शामिल करके मरदमशुमारी पर वज़रा की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। शहर कायद, रोशनियों का नगर यानी कराची, जहां पूरा पाकिस्तान नजर आता है, जहां सारे मुल्क के रंग सिमट कर आ जाते हैं, लेकिन इस शहर के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी समेत कराची की तमाम नुमाइंदा जमातों ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि शहर कायद की नुमाइंदा सियासी जमातों और अवाम की मरदमशुमारी पर एतराज़ात क्यों हैं? क्या मरदमशुमारी के नताइज दुरुस्त नहीं है? इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। कौमों की जिंदगी में मेट्रो या मोटरवे बनाना शायद इतना अहम नहीं है जितना हम अपनी दुरुस्त तादाद मालूम कर लें वो अहम है, क्योंकि आवाम को हासिल बुनियादी सहूलियात की फराहमी का दारोमदार आबादी के दुरुस्त तादाद शुमार पर होता है। मरदमशुमारी सिर्फ सरों की गिनती का नाम नहीं है, बल्कि मरदमशुमारी वो पैमाना है जिसके जरिए मालूम किया जा सकता है कि मुल्क की जरूरियात हैं क्या, मुल्क को किन किन मसाइल का सामना है, मुल्क की आबादी में कमी या इजाफा कितना हुआ है, मुल्क की अक्सरियत की आबादी का ताल्लुक किस नस्ल या जबान से है, कितने फीसद तबकात तालीम याफ्ता है और कितना नहीं है, ख्वानदगी की शरह क्या है। इसके अलावा हम माशरे में रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोगों के मयार ज़िंदगी का मुताला भी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। 20 बरसों बाद यानी 1998 में होने वाली 5वीं मरदमशुमारी के बाद 2017 में छठी मरदमशुमारी हुई, जिसमें मुल्क के कई इलाकों की आबादी बढ़ी, लेकिन कराची की आबादी में दीगर शहरों की निस्बत कम इजाफा रिपोर्ट किया गया। अब यह सवाल पैदा होता है कि कराची की नुमाइंदा जमातें अगर मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा रही हैं तो दोबारा मरदमशुमारी के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। MQM 2.5 सालों से विफाक में शरीक इक़्तिदार है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी कराची से बड़ा मैंडेट हासिल किया है। दोनों पार्टियां कराची में दोबारा मरदमशुमारी क्यों नहीं करा सकी। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या MQM महज इख्तलाफी नोट के जरिए अपने फर्ज से चाहती है। अब इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 6 नेशनल सेंसस के ऊपर MQM पाकिस्तान के रिजर्वेशंस हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी देर से हैं। क्या वजह है कि MQM वफाकी काबीना को अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात पर कायल नहीं कर पाई? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, MQM ने जब 2018 में PTI के साथ अपना इत्तेहाद बनाया और उनके साथ शमूलियत इख्तियार की हुकूमत में, तो उसमें बुनियादी नुकता ही ये था कि इस वक्त जो होने वाली मरदमशुमारी उस पर MQM के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। न सिर्फ MQM के बल्कि कराची शहर के लोगों के और दीगर जो सियासी जमातें हैं जो यहाँ अपना वजूद रखती हैं, उन्होंने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और बुनियादी हमारा जो मुआहदा हुआ PTI के साथ, उसमें अहम तरीन और बुनियादी नुक्ता भी ये था कि इसमें जो मरदमशुमारी है इसके नताइज से न सिर्फ कराची के शहर के लोग बल्कि MQM भी मुत्तफ़िक नहीं है, बल्कि इसमें बेपनाह गलतियाँ और बेपनाह जो है मिसहैंडलिंग की गई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुतालबा किया था वफाकी हुकूमत से कि आप जो है 5% जो है मरदमशुमारी की रिकाउंटिंग के नताइज को आवाम के सामने ले आइए। और आज भी हम अपने उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं और ये बरमला इसका इजहार भी करते हैं और ये तवक्को रखते थे कि वफाकी हुकूमत जो है इसमें अपना जो बुनियादी किरदार है वो अदा करेगी। बिल्कुल ठीक है, यानी आपने नेशनल सेंसस के ऑडिट का मुतालबा किया है, उसके ऊपर MQM का एक प्रिंसिपल स्टांस है। वफाकी काबीना के सामने ये मामला रखा, वफाकी काबीना ने इसे एग्री तो नहीं किया, ताहम आपका जो डिसेंटिंग नोट है वो लगाकर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने भेज दिया है। तो आपके ख्याल में आपको नहीं लगता है कि वफाकी काबीना को इस पर एग्री करना चाहिए था और एक कंसेंसस के साथ इसको CCI के अंदर उठाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल इसमें जो है इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त मज़ीद बढ़ गए हैं और वो बढ़ने की वजह भी यकीनन बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी हमें मीडिया के ज़रिए पता चला है कि शायद ये जो है इसको मुस्तहर करने जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास
कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया है कि इसमें क्या वो पुरानी ही मरदमशुमारी के नताइज को सामने ला रहे हैं। देखिए, हमारा मौक़िफ़ इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने उस वक्त भी इसको मुस्तरद किया था, कल भी मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करते हैं और आइंदा भी मुस्तकबिल में भी हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन अभी मीडिया के ज़रिए जो चीज़ें पता चल रही हैं उसमें कोई, मेरा ख्याल हमारे पास ऑथेंटिक कोई चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन काजी साहब, अगर गलतियों से भरपूर इस सेंसस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुश्तहर करती है तो हुकूमत की इंटेंशन क्या हो सकती है? हुकूमत इतनी जल्दबाजी में क्यों है? जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है और कराची शहर के लोग जो है इस पर यकीनन सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने उस मौक़िफ़ को, जो MQM का मौक़िफ़ था, उसको अगर उन्होंने तस्लीम भी किया था और उसको आज 2.5 साल के बाद जो है आज उसको मुश्तहर करने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी। और मेरा वफाकी हुकूमत से मुतालबा ये होगा कि वो जो है पहले इसमें जो लूप होल्स हैं उसको दूर की जाएं, जो इसमें खराबियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर की जाए। और MQM का वाज़ेह मौक़िफ़, जिसके ऊपर कराची शहर की दीगर सियासी जमातें भी मुत्तफ़िक थी कि 5% जो है एक मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी रिकाउंटिंग करके उसको जो है देख लिया जाए। साहब, यकीनन मरकज में आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से इत्तेहाद है, लेकिन क्या समझा जाए कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी है और यकीनन शहर कायद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास एक मैंडेट तो है, तो जब बल्दियाती इंतखाब लड़ने के लिए जाएंगे तो उस वक्त ये जो खलीज है वो मजीद बढ़ जाएगी। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जल्दी में भी है कि बाई इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात हो, कि जितना जल्दी इसको करेंगे उतना बेहतर हुकूमत के लिए होगा। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो उसमें MQM का हमेशा से अपना मौक़िफ़ यही रहा है कि वो हमेशा अपनी एक हैसियत के साथ, एक भर तरीक़ेकार के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ती है। और हमें ये फ़ख्र है कि कराची शहर की, हम जीतें या हारें, या हम इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें या बाइकआउट करें, कराची शहर के लोगों की नज़रें जो हैं वो MQM की तरफ हुई होती हैं। और अगर वो इस जल्दी में है कि इन मरदमशुमारी के नताइज के ऊपर अगर वफाकी हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है तो यकीनन MQM की राब्ता कमेटी ये सोचने पर मजबूर होगी कि वो अपना फैसला किस तरफ लेकर जाती है। और अब उसका थिंक टैंक, MQM राब्ता कमेटी का थिंक टैंक जो क्या सोच रहा है और वो क्या फैसला करता है, क्योंकि हम जो है हुकूमत सिंध की मनमानियाँ सिंध में कराची शहर के लोगों के ऊपर अब तक बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादतियों का ये सिलसिला वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अगर कराची शहर के साथ रवा रखा गया तो ये मैं समझता हूँ कि बेइंतहा ज़्यादती होगी और फिर हम अपना फैसला करने में हक बजानिब होंगे कि हम किस तरफ अपना रुख करते हैं। अच्छा उसामा काजी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये वो मामला है जो शहर कायद के बासियों के साथ जुड़ा हुआ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की वफाकी काबीना से अलहदगी हो या MQM का वो चार्टर हो जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से इत्तेहाद किया था और कुछ मुतालिबात भी थे जिनकी यकीन दहानी जो है वो कराई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कि हल हो जाएंगे, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर MQM राब्ता कमेटी क्या इंतहाई इकदाम ले सकती है? देखिए, ये जो मसला है मरदमशुमारी का, इस पर तो मैं बिल्कुल वाज़ेह अपना मौक़िफ़ दे दूं कि ये जो है यहाँ पर मौत का और ज़िंदगी का मसला है। इसके ऊपर यकीनन MQM कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, इसलिए कि कराची शहर के लोगों की बका का मसला है। और हमेशा से हमने अपना इस पर सख्त मौक़िफ़ जो है वो वफाकी हुकूमत में और जितने भी मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें हमने अपनाया है। अगर वफाकी हुकूमत जो है वो ये समझती है कि सियासी चालों और पैंतरों के ज़रिए अगर वो कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि जिससे कराची शहर के लोगों में एहसास महरूमी मज़ीद बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ कि MQM की राब्ता कमेटी वो फैसला करेगी कि जो यकीनन इस शहर के हक़ में और यहाँ के लोगों के हक़ में बेहतर होगा। और फिर हम यकीनन अगर हमें जो है रोड पे आने की सियासत कभी आना पड़ा तो हम यकीनन अपने शहर के लोगों के हक़ में रोड की सियासत पर आकर फिर वही भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे जो माजी का रहा है। और काजी साहब, हमने देखा भी है कि इलेक्ट्रिक का मामला हो या दीगर इश्यूज कराची के हों, उस पर आप लोग सड़कों पर निकले हैं, आपने एहतजाज किया है। क्या समझा जाए, कराची शहर जिसने बहुत भारी मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मरकजी हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई? जी बिल्कुल, ये कुछ बदनसीबी है, कुछ नादानी है और मैं ये समझता हूँ कि कुछ नातजर्बेकारी भी है। अगर डिलीवर करना चाहते हैं तो ये महज ऐलानात के ज़रिए कि 1100 अरब रुपए और फिर उससे पहले 162 अरब रुपए, फिर फॉर्मेशन कमेटियों का क़याम और दर कमेटियों के क़याम, तो मैं समझता हूँ कि अब मरदमशुमारी के हवाले से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि PTI की हुकूमत
किस तरफ जा रही है और कराची शहर के लिए सिर्फ ज़बानी दावे जो है उनकी बुनियाद थे या अमलन कुछ करना चाहते हैं। अगर अमलन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को सही तरीके से गिनने के अमल में जो गलतियाँ की गई हैं वो जो है दुरुस्त की जाएं और फिर उसके बाद उनको उनका जायज़ हक देने की कोशिश की जाए। यकीनन ये बड़ा अहम मामला है और इस अहम मामले को लेकर आपने अदालत से भी रुजू किया है और बड़े अरसे से ये तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम के रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर अगर एमक्यूएम अब भी नहीं खड़ी होती है कराची के अवाम के साथ और फिर कहीं ना कहीं कोई मसलहत आड़े आ जाती है तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा? और क्या वफाकी हुकूमत से अलहदगी जैसा ऐलान भी एमक्यूएम कर सकती है? देखिए, मैंने तो बिल्कुल वाज़ेह बता दिया कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है कराची शहर का और कराची के शहरियों का। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम अपने उसी मौक़िफ़ पर खड़ी है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इसके जो ऑफिशियल पेपर जो आ जाएं ताकि हमें ये पता चले, फिर यकीनन एमक्यूएम जो है अपना भरपूर मौक़िफ़ लेकर सामने आएगी और वो हतमी मौक़िफ़ जो है वो राब्ता कमेटी इख्तियार करेगी। और मैं आपके चैनल के जरिए और वो हतमी नतीजा वफाकी हुकूमत से अलहदगी की सूरत में भी निकल सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला हो तो फिर हम जो है अपने फ़रोई मसाइल से दरगुजर करके फिर हम जो है कोई भी ऐसा स्टांस ले सकते हैं कि जिसमें हम जो है अपने शहर के लोगों को बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ खड़े होंगे। जो शहर का मौक़िफ़ होगा वो एमक्यूएम का मौक़िफ़ होगा और हम उसमें भरपूर मुज़ाहिमत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सेंसस का मामला जान से भी ज़्यादा अजीज़ तर है और वफाकी हुकूमत से अलहदगी तो बहुत छोटा सा मामला है। वफाकी हुकूमत से अलहदगी से भी दरेग नहीं करेगी एमक्यूएम पाकिस्तान अगर सेंसस के मामले को दोबारा से टेकअप नहीं किया जाता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से ताउन क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ा अहम मामला है, इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में कारोबारी जिंदगी मफलूज हुआ तो तरक्याफ्ता ममालिक और आलमी इदारों ने तरक्की पजीर ममालिक को रिलीफ देने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी इदारों ने कई ममालिक के कर्ज माफ किए। इसी दौरान कई ममालिक और मुतअद्दिद आलमी इदारों ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों को भी रीशेड्यूल करने का ऐलान किया। इसी हवाले से इस्लामाबाद ने G20 ममालिक के साथ $526 मिलियन के कर्जे रीशेड्यूल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान ने ये मुआहदे G20 के 3 बड़े ममालिक फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन के साथ किए हैं। मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ 170 मिलियन, स्विट्जरलैंड के साथ $9 मिलियन, जबकि चीन के साथ $347 मिलियन के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं जिन्हें रीस्केड्यूल किया जाना है। रवा साल अप्रैल में G20 ममालिक ने कोरोना वबा के बायस गरीब ममालिक को कर्ज अदायगी में रिलीफ देने का फैसला किया, जिसके तहत मई से दिसंबर तक वाजिबुल अदा कर्जों को रीशेड्यूल करना था। पाकिस्तान ने इसी हवाले से 21 कर्ज ममालिक के साथ जो क्रेडिटर्स थे $1.7 मिलियन की मौखर अदायगियों के लिए मुज़ाकरात किए। ताहम पाकिस्तान पेरिस क्लब के मेंबरान समेत 19 ममालिक के साथ $950 मिलियन की मौखर अदायगी के मुआहदे करने में कामयाब हो गया है। जिन 2 ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके उनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। पाकिस्तान को यकीन था कि वो $716 मिलियन कर्जे सऊदी अरब जबकि UAE से $5 मिलियन का रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ ये अमर हैरान कुन है कि सऊदी अरब अप्रैल में G20 का सरबराह था। इसी महीने में G20 ममालिक ने गरीब ममालिक को कर्ज में रिलीफ देने का फैसला किया था, लेकिन खुद सऊदी अरब ही में G20 के ममालिक के सामने किए गए अपने ही वादे से मुकर गया। सऊदी अरब न सिर्फ पाकिस्तान को कर्ज की मौखर अदायगी में मुख्तलिफ हीले बहानों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी जाने वाली कैश सपोर्ट भी वापस ले ली है और पाकिस्तान को यह रकम चीन से उधार लेकर मनी स्वैप की सूरत में चुकाना पड़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की। ताहम वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में सिर्फ बाहमी मफाहमत के मंसूबों पर और काम पर इत्तफाक के हवाले से एक हैंड आउट जारी किया गया है। दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान को कोरोना वबा के दौरान रिलीफ दे रहे हैं। इस हवाले से गरीब ममालिक की इमदाद की जा रही है, लेकिन बिरादर मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को रिलीफ देने से इनकारी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए जनवरी से जून 2021 के दौरान $915 मिलियन कर्ज जबकि $273 मिलियन कर्ज पर वाजिबुल अदा सूद के हवाले से रिलीफ के लिए कोशा है। हुकूमत को तवक्को है कि वो चीन से $385 मिलियन का रिलीफ हासिल करने में कामयाब होंगे। इसी तरह जापान से 211 और फ्रांस से 104 मिलियन की रिलीफ मिल जाएगी।
इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान जर्मनी से 53.6 मिलियन डॉलर, अमेरिका से 65 मिलियन डॉलर, जबकि रूस से 7 मिलियन डॉलर्स की मौखर अदायगी के मुआहदे हो जाएंगे। इस हवाले से कभी इम्कानात मौजूद है। इस वक्त जहां दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान को रिलीफ दे रहे हैं, वहीं दो बड़े मुस्लिम ममालिक की जानिब से कर्ज अदायगी मौखर ना होना हमारी खारजा पॉलिसी के लिए भी सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब को 1 बिलियन डॉलर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में दिया गया था वो वापस किया गया। रवा माह चीन की मदद से 1 बिलियन डॉलर मजीद सऊदी अरब को चुकाया गया है। अब 2 बिलियन डॉलर जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दिए गए थे वो फरवरी में उसे वापस करना है। देखने की बात यह है कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात इसको रीस्केड्यूल करता है, यूएई की जानिब से ताउन किया जाता है, या फिर उसी रविश पर अमल किया जाता है जिस पर सऊदी अरब इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान को वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। मशरिक़ वस्ता के साथ पाकिस्तान के खराब ताल्लुकात का फायदा भारत पूरी तरह से उठा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ का मिडिल ईस्ट का दौरा इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी भी समझा जा रहा है। भारत इस वक्त अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मशरिक़ वस्ता की मंडी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अरब ममालिक को अस्करी ताउन के जरिए अपना किरदार मजीद मजबूत बना रहा है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी क़यादत मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल करे ताकि दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा सके। एक और अहम मामला फ़लस्तीन के हवाले से भी है, इसराइल को तस्लीम करने से मामला भी है, क्योंकि अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा था और इसी प्रेशर में आके मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जो मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के इसके ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड है जिस पर पाकिस्तान डटा हुआ है और उस मौक़िफ़ पर कायम है जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था। बारकैफ अब क्या होता है, इस हवाले से हमें अपनी जो खारजा पॉलिसी है इसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में अगर पाकिस्तान को मदद नहीं मिलती है तो यकीनन एक मुश्किल ज़रूर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसे में एक उम्मीद की किरण चाइना है जो पाकिस्तान की सपोर्ट भी कर रहा है, रीस्केड्यूल भी कर रहा है कर्जा जात और दीगर ममालिक को कर्ज चुकाने के लिए इमदाद भी फराहम कर रहा है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या बरतानिया नया वुहान बनने जा रहा है। सुपर कोविड की सूरत में एक बड़ा खतरा बरतानिया पर मंडला रहा है, क्या नया वुहान होगा, नया एपिसेंटर होगा कोरोना वायरस से मुताल्लिक। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सामने आने की खबरों के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर खौफ व हिरास की फजा कायम है। 40 से ज्यादा ममालिक ने बरतानिया से 2 तरफा परवाजों को मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान ने भी बरतानिया से आने वाले अफराद के लिए 72 घंटे कबल टेस्ट कराने और 1 हफ्ता क्वारंटाइन की शर्त आयद कर रखी है। ताहम अब आलमी इदारे सेहत ने इंकशाफ किया है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि हालिया दिनों में रिपोर्ट होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म ज्यादा मोहलिक या फिर तेजी से फैलता वायरस है। कोरोना की नई किस्म बरतानिया की काउंटी कैंट में रवा माह 13 दिसंबर को जो है इस हवाले से इंकशाफ हुआ था कि एक नई किस्म सामने आई है। इब्तदाई अंदाजों में साइंसदानों ने यह अंदेशा जाहिर किया कि VUI पहले से मौजूद कोरोना वायरस के मुकाबले में 70% तेजी से फैलता है। बरतानिया के अलावा जनूबी अफ्रीका में भी कोरोना वायरस की एक नई किस्म की तशखीस हुई है। ताहम आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से रिपोर्ट किए जाने वाले वायरस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दोनों ममालिक में सामने आने वाले वायरस में ये कदर मुश्तरक पाई गई है कि वो एक वक्त में सामने आए हैं, यानी एक ही वक्त में दोनों किस्म के वायरसेस नमूदार हुए हैं। ताहम उनमें कोई ममासलत नहीं है। अलावाजी WHO के मुताबिक इस नई किस्म के 9 केसेस डेनमार्क जबकि एक नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हर शख्स के जहन में एक ही सवाल है कि क्या वायरस की नई किस्म पहले की निस्बत ज्यादा मोहलिक है। इसका जवाब जानने के लिए हम आपको नई किस्म के बारे में बताते हैं। बरतानिया से रिपोर्ट किए जाने वाले VUI में कोरोना वायरस के मुकाबले में लगभग 23 तब्दीलियां देखी गई हैं, जिनमें प्रोटीन में इजाफा भी शामिल है जो कि वायरस के इंसानी जिस्म में दाखिल होने और फैलाने का सबब है। माहिरीन के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि VUI की वजह से ज्यादा अमवात वाक़ होती हैं। एक और सवाल, क्या कोरोना वैक्सीन नई किस्म के वायरस के लिए भी मौसर होगी? ये सवाल बार बार किया जा रहा है, ज़बान ज़द-ए-आम है। वबाई अमराज के माहिरीन के मुताबिक वो पुरुमीद है कि कोरोना वायरस की तब्दील शुदा किस्म वैक्सीन की अफादियत को कम नहीं करेगी, जो एक हौसला अफजा बात है। जो जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए तैयार की गई है वैक्सीन, यकीनन ये कारगर साबित होगी माहिरीन के मुताबिक। अब एक और सवाल पैदा होता है और वो ये है कि कोरोना की नई किस्म बच्चों के लिए किस कदर ख़तरनाक है। इस वक्त तक की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म से बच्चों के भी उतने ही मुतासिर होने के खदशात हैं जितने कि बड़ी उम्र के अफराद के हो रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की इब्तदाई किस्म से बड़ी उम्र के अफराद बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिर होते रहे हैं। वायरस की बदलती हुई हैयत पर जहां बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी परेशानी से दो चार है, वहीं पाकिस्तान में मुकीम शहरी भी फिक्रमंद है। हर एक के जहन में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या बरतानिया वुहान बनने जा रहा है। WHO के बयान, वबाई अमराज के माहिरीन और मुहक्किकीन के मुताबिक
वायरस की इस शिद्दत से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात से ही बचा जा सकता है। तो एहतियात कीजिए, महदूद रहिए और महफूज रहिए। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।